अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्यूज बेस्ड या स्क्रीनिंग टेस्ट बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उसमें से आप किस तरह हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैं अपने पे एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो सजेस्ट करता हूँ कि आपको इसके लिए जो है वो एक कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ती है। हर लिहाज में एक कंटिन्यूस एफर्ट होगी। अगर आप फिजिक्स में किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड, आपका जो है नॉलेज जो है वो फिजिक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप उन एमसीक्यू बेस्ड जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं और वो टेस्ट आप में आप हाईएस्ट मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बगैर किसी मेहनत के या बगैर किसी जो है शॉर्टकट जो है वो मुसलसल मेहनत के आप जो है वो हाईएस्ट मार्क्स नहीं ले सकते। इसके लिए आपकी एक पूरी हिस्ट्री होती है बैक पे आपकी मेहनत की। ठीक है, तो आपको शुरू से ही इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो जब एफएससी कर ले या बीएस कर ले तो अच्छी जॉब हासिल कर सके, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही हैबिट डालें कि वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट जो है ऑनलाइन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं और उनकी किताबों में से भी दिए जा सकते हैं। तो उनको इस तरह तैयारी करवाई जाए कि लॉजिकली वो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो लॉजिकली इसको हल कर सके। तो इसमें आपको पता है कि आमतौर पर जो एमसीक्यू टाइप टेस्ट आते हैं उसमें इंग्लिश ग्रामर आती है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर फिर वो बहुत सारे आगे पार्ट्स हैं। इंग्लिश वोकेबलरी का एक पोर्शन बन जाता है। ठीक है, तो शुरू से ही आप अपनी, अगर आप पाँचवीं छठी क्लास में हैं, आठवीं नौवीं क्लास में हैं, तो अभी से हैबिट बना लें कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 10 वर्ड्स जो है ना वो याद करेंगे। उसके सिनोनिम्स भी याद करेंगे, उसके एंटोनिम्स भी याद करेंगे, उसकी टाइप याद करेंगे कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वो पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह चीज़ें आपने इसको याद करनी है। फिर उस वर्ड को आपने अपने सेंटेंसेस में रोजाना बुनियाद पर यूज भी करना है। कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक वर्ड याद कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लेते हैं कि एक हिस्ट्री वर्ड है, तो हिस्ट्री का सिनोनिम्स है, हिस्ट्री का एंटोनिम है। हिस्ट्री जो है ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या चीज़ है, फिर इसको आप इसको यूज करना भी सीखें। तो जब आप डेली बेसिस पे करेंगे तो वो आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाएगा। फिर जब भी इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो एमसीक्यूज हल करने के लिए आपको एक कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, ये जो बच्चे इतने इतने मार्क्स ले जाते हैं, अगर आप इनसे कभी पूछें तो ये यही बताएंगे कि ये बचपन से ही इनको ये हैबिट है कि ये अपनी जो इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छा किया हुआ है, उन्होंने वोकेबलरी को अच्छा किया हुआ है। इसी तरह जनरल नॉलेज है, आप रोजाना बुनियादों के ऊपर टीवी देखा करें, खबरें सुना करें, अखबार पढ़ा करें। ठीक है, और उसमें से जो है टॉपिक्स जो है वो आप याद किया करें, उसको सुना करें और अपने बड़ों के साथ उसकी डिस्कशन किया करें। ठीक है, फिर उनकी अपनी ओपिनियन लिया करें कि ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान का ये मसला है। ठीक है, ये किस सन में ये मसला पैदा हुआ, कब ये रिजॉल्व हुआ, कब ये अभी फिर दोबारा उभर आया, इसकी वजूहत क्या है, इसके इसका सलूशन क्या है। और सलूशन की तरफ तो लाजमी जाना है। जो भी प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के अंदर है, कोई भी मिसाइल है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, तो ये इसके काजेस क्या है, इसके जो है लिमिटेशंस क्या है, ये कहाँ तक पहुंच सकता है, इसके अगेंस्ट इस वक्त करंट दुनिया में लोग क्या काम कर रहे हैं और इसको कैसे काबू किया जा सकता है। ठीक है, इसके मिसाइल का हल क्या है। तो हुकूमती सतह पर क्या मिसाइल आ रहे हैं, ठीक है, लोकली सतह पर क्या मिसाइल है, वर्ल्ड लेवल पे क्या मिसाइल है, उन मिसाइल का तदारक क्या है, उन मिसाइल का हल क्या है। इसी तरह अगर आप डेली साइंस में आते हैं तो डेली साइंस क्या है, आप जनरल साइंस को जब पढ़ते हैं, एक आम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी जो रूटीन्स हैं, जैसे बादल जो है वो कैसे बनते हैं, धुआं ऊपर क्यों उठ जाता है, चाय ठंडी क्यों हो जाती है। तो ये साइंस के ऐसे रूल्स हैं जिसको आप हर तरीके से याद, आप चाहे आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हो तो आपको डेली साइंस का तो लाजमी पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि बर्फ ठंडी होकर फैल क्यों जाती है, हालांकि तमाम गर्म चीजें जो है गर्म होकर फैलती हैं, लेकिन बर्फ जो है
वो एक खास टेम्परेचर पे जब वो कूल डाउन होती है तो वो फैल जाती है, जिससे उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। बर्फ जो है वो जब पानी के ऊपर तैरती क्यों है? ठीक है, समुंदर के में जो सुई डूब जाती है लेकिन जो शिप है वो तैरता रहता है, तो इसकी क्या वजूहत है? ये डेली साइंस की चीजें हैं जो एक आम बच्चे को भी पता होनी चाहिए। इसी तरह हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ओ, पाकिस्तान में, चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री हो सकती है, इंटरनेशनल हिस्ट्री हो सकती है, इस्लामिक हिस्ट्री होती है, और इसी के अलावा नॉन इस्लामिक हिस्ट्री है, कल्चरल है, बहुत सारी हिस्ट्रीज के बारे में। तो आपकी जो भी फील्ड हो, आप उस फील्ड की जो है ना हिस्ट्री के ऊपर काम करना शुरू कर दें। इसी तरह प्रोफेशनल है, मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो है जब जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैं फिर क्या करता हूँ, एजुकेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड मैं जो है वो एमसीक्यूज पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, क्लास मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ। एक दिन में तो मैं सारी चीज़ें कवर ही नहीं कर सकता, या कहूँ कि पेपर मेरे सर पे आ चुका है और मैं जनाब की आज पूरी बुक पढ़ लूंगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जो है, जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया, मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो मैं बीएस तक, बीएस कंप्यूटर साइंस में मैंने कर लिया, फिर भी मैं जॉब के लिए जब अप्लाई करता था एमसीक्यूज में रह जाता था। तो लेकिन वो मैंने अपनी हैबिट जारी रखी, प्रैक्टिस जारी रखी, मैंने उसको किया, और फिर मैंने बीएस के बाद जो है वो 60 स्केल में जॉब ली, फिर अब मैं 17 स्केल में हूँ। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस एफर्ट है। ठीक है, फिर आपने करंट अफेयर को रोजाना बुनियादों पर पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर करंट अफेयर कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में डैम्स बन रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में सी पैक का मनसूबा चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेक्टेरियन जो है इश्यूज बड़े हैं, इन इश्यूज के काजेस क्या है? ठीक है, ये कैसे इनको आप नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, इसका हल कैसे कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो है आपने क्या करना है, ये डे बाय डे सीखना है, ये नहीं कि एक दिन में आपको चीजें आएंगी। तो इसलिए आप अभी जिस क्लास में भी है, आप कम अज कम 2 घंटे जो है लाजमी ये अपना जो है नॉलेज जो है ये गेन करते रहे, लर्निंग करते रहे। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आप किसी भी एमसीक्यू टाइप टेस्ट में जो है हाईएस्ट मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहेंगे शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। ठीक है, तो अभी जो मेरी बात जो आप समझे वो यही है कि जो आपका एमसीक्यूज में हाईएस्ट मार्क्स हासिल करने का जो एक बेहतरीन टिप ये है कि आप जिस क्लास में भी हैं तो रोजाना कम से कम 2 घंटे आप इन चीज़ों के बारे में पढ़े, इंग्लिश ग्रामर पढ़े, इंग्लिश कैबरी पढ़े, जनरल नॉलेज के बारे में पढ़े, डेली साइंस पढ़े। तो इसके लिए आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड बहुत सारी वेबसाइट्स है। ठीक है, तो आपके पास जो भी वेबसाइट हो, आप कमेंट्स के अंदर जो है ना वो लाजमी वेबसाइट शेयर करें। मैं इसलिए शेयर नहीं करना चाहता कि वो एक स्पेसिफिक हो जाता है कि यार ये अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहा है, तो मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने एमसीक्यूज को बेहतर बना सकते हैं, अपने जो है नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा, ऑनलाइन पढ़ने से ये भी होता है कि बाज़ कुछ एमसीक्यूज होती है वो गलत भी होती हैं, उनके जो आंसर होते हैं वो गलत होते हैं, तो आप उसको वेरीफाई भी करेंगे। एक आपने एमसीक्यूज पढ़ा है, उसका आंसर है, तो आप उसको वेरीफाई भी करें। ठीक है, किसी सीनियर टीचर से पूछे, किसी दोस्त से पूछे, ऑनलाइन यूट्यूब पे चेक कर लें, या बहुत सारी और सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये दोबारा चेक कर सकते हैं। क्रॉस जो है ना ये लाजमी चेक करें इसको, काउंटर चेक जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपने जेहन में रखें, और कम से कम आप 3-4 साल मुसलसल मेहनत करते रहे, तो फिर जाके आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आप उसमें से हाईएस्ट मार्क्स लेने की कोशिश करते हो। और ये ना हो कि आप 4 साल मेहनत करें, फिर आपका टेस्ट अच्छा ना हो और आप फिर मायूस हो जाए। मायूसी जो है वो गुनाह है। आप फिर अगले टेस्ट की तैयारी करें, तो कोशिश करें और करते रहे अपने। अगर आप टेस्ट में फेल हो गए 2 घंटे की बजाय आप उसको 3 घंटे कर दें डेली बेसिस पे, ये लाजमी करें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम का।
پھر انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.